आप सभी का पुनः स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 8 विज्ञान विषय के अंतिम अध्याय में, जो कि है चैप्टर 19 वायु एवं जल प्रदूषण की समस्या। वायु प्रदूषण का मतलब हो गया एयर पोल्यूशन और दूसरा है वाटर पोल्यूशन। ये एक बहुत ही बड़ा समस्या है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी ही एक ऐसा प्लैनेट है, ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि पृथ्वी पर वायु एवं जल दोनों ही मौजूद हैं, जिसके कारण जो है जीवन संभव हो पाया है। यानी कि ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिसके बिना जो है जीवन की कल्पना ही हम नहीं कर सकते हैं। अतः इनका स्वच्छ होना, साफ होना बहुत ही आवश्यक है। अगर जल में प्रदूषण होगा, बढ़ता रहेगा, वायु में प्रदूषण बढ़ता रहेगा, तो आगे जो है जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो सकते हैं। सबसे पहले हम वायु की बात करते हैं कि पृथ्वी पर वायु का जो आवरण है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल का जो संगठन है, यानी कि वायु जो है किन किन अवयवों से मिलकर बना है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक आवरण है जिसे वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते हैं। वायुमंडल में किन किन चीज़ों का मिश्रण है वो देख लीजिए। ये गैसों का मिश्रण होता है। हवा जो है वो एक गैसों का मिश्रण है, जिसमें सबसे पहला जो है नाइट्रोजन है, जिसको हम N2 संकेत के तौर पे लिखते हैं। और इसका जो प्रतिशत है आयतन के अनुसार वो 78% लगभग है। 78.06% जो है वो नाइट्रोजन है। और उसके बाद जो मुख्य अवयव है वो है ऑक्सीजन, जिसको हम O2 कहते हैं। इसका संकेत है O2। ये लगभग में 21%, यानी कि 20.94% है। कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 कहते हैं, 0.03%। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, तो 99% यही दोनों गैस मिलकर हो जाते हैं। बाकी के 1% में 0.03% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें जैसे कि ऑर्गन, मीथेन, जलवाष्प, ये सब मिलकर जो है 0.97% होते हैं। यानी कि लगभग ये चारों को अगर मिला दें, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, मीथेन और जलवाष्प, तो ये 1% भाग को पूरा कर पाता है। ऑर्गन को हम AR लिखते हैं, मीथेन को CH4 और जल वाष्प को हम H2O कहते हैं। और आगे यहाँ पे वायु प्रदूषण यानी कि एयर पोल्यूशन के बारे में बताया गया है कि प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ जो है वो गंदगी है। ऑक्सीजन मानव जीवन के लिए प्रकृति की एक महत्वपूर्ण देन है, किंतु आधुनिक यांत्रिक युग में कल कारखानों की चिमनियों से निकलने वाली गैसों, स्वचालित वाहनों में पेट्रोल एवं डीजल के दहन तथा मनुष्य के अन्य क्रियाकलापों के कारण बड़े बड़े नगरों के आसपास की वायु में धूलकण यानी कि डस्ट पार्टिकल्स तथा धुआं यानी कि स्मोक और अनेक प्रकार की हानिकारक गैसें पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होकर उसे गंदा कर देती हैं। यह वायु प्रदूषण कहलाता है। फलतः ऐसी वायु में सांस लेना भी आसान नहीं होता। यह सजीव और निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक होता है। यहाँ पे कुछ वास्तविक घटनाएं दी गई हैं, जैसे कि कुछ वर्ष पूर्व अमेरिका के एक औद्योगिक नगर डेट्रॉइट के पास के कस्बे में लोग एक दिन हैरान रह गए। उस दिन वहाँ अजीब बरसात हुई। बाहर सूखते कपड़े जल गए। जिस पर भी यह पानी पड़ा वह चीख उठा। जांचने पर पता चला कि वह पानी नहीं, तेजाब था, यानी कि गंधक का अम्ल। कारखानों की चिमनियों से हवा में इतनी सल्फर डाइऑक्साइड गैस जमा हो गई थी कि बादलों के साथ रासायनिक क्रिया करके दहकते हुए तेजाब की रिमझिम वर्षा कर दी। 2 और 3 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि में ऐसे ही एक दुर्घटना जो है वो मध्य प्रदेश के भोपाल में भी देखा गया। भोपाल गैस कांड जो है वो सारी दुनिया में औद्योगिक विकास के चेहरे पर गहरी कालिक पोत गया। कीटनाशक दवा बनाने वाली यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट MIC नामक द्रव ताप बढ़ जाने से गैस बन गया। इसका रिसाव शुरू हुआ। यह गैस सांस के साथ फेफड़ों में गई। फेफड़ों में पानी भर गया, सांस फूली और दम घुट गई। हजारों लोग मारे गए तथा हजारों अपंग होकर आज भी कष्टदायक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और वायु जो है वो कैसे प्रदूषित होती है, तो इस चित्र के माध्यम से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है वो वायु प्रदूषण होता है, चाहे वो कल कारखानों से निकले हुए धुएं हों या गाड़ी
मोटर वाहनों से निकले हुए धुएं हों या फिर घरों में ईंधनों के जलाने से जो धुआं उत्पन्न होता है, ये सारा जो है वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। वायु पहले भी प्रदूषित था। प्रकृति एकदम स्वच्छ कभी नहीं रही। समय समय पर आंधी आती रहती है, जंगलों में आग लगती रहती है, ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं, जिससे विश्व भर के वायुमंडल में उलटफेर होता रहता है और अब भी हो रहा है। यह प्रकृति की लीला है, इस पर किसी का वश नहीं है। ये प्राकृतिक प्रदूषक कहलाते हैं, किंतु सभ्य मानव ने अपने हाथों से जो किया है उसे वैज्ञानिक विकास के द्वारा जो औद्योगिक क्रांति उत्पन्न की है उससे सभी प्रकार के प्रदूषण को भी बढ़ावा मिला है। तो यहाँ पे आप सारे पॉइंट्स के जो है सावधानी पूर्वक विस्तार से अध्ययन कर लें। यहाँ पे हम संक्षेप में जो है पॉइंट्स को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अध्ययन करने के पश्चात आप देखेंगे कि कार्बन युक्त ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, जो वायु में मिश्रित होकर उसे प्रदूषित कर देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है। श्वसन क्रिया के द्वारा यह हमारे शरीर में रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयोग कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इसके फलस्वरूप जो है वो रक्त की हीमोग्लोबिन में शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ऑक्सीजन पहुंचाने की क्षमता जो है वो समाप्त हो जाती है। अतः ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन संबंधी कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं, दम घुटने लगता है तथा अंत में मृत्यु भी हो सकती है। आगे है कि मानव निर्मित गैसों में से एक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC भी कहते हैं। यह एक अत्यधिक अस्थायी, अज्वलनशील और हानि रहित पदार्थ है, जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनर तथा एरोसोल में होता है। इसके अस्थायी होने के चलते ये वायुमंडल में लंबे समय तक रहकर ऊपरी परत तक पहुंच जाते हैं, जिसे हम ओजोन कहते हैं। वायुमंडल का जो सबसे ऊपरी परत है, सूर्य की पराबैंगनी किरण CFC को तोड़कर क्लोरीन बना देता है। क्लोरीन का एक परमाणु जो है वो 1 लाख ओजोन को नष्ट कर देता है। इससे ओजोन के आवरण में छिद्र हो गया है और जिसके कारण जो है सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी तक पहुंचने के कारण अनेक रोगों का कारण बन रही है। और अब हम चित्र के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोकार्बन जो है वो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये दोनों गैसेस जो है ऊपर उठते हुए ओजोन लेयर तक पहुंच जाते हैं और इनमें छेद कर देते हैं। इनमें इतनी शक्ति होती है कि ये ओजोन लेयर में छेद कर देते हैं, जिससे सूर्य से अल्ट्रा वायलेट किरण जो होती है यानी कि पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंचने लगेंगी और इसके वजह से जो है अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि चमड़ी का कैंसर यानी कि स्किन कैंसर हो गया, कई तरह के संक्रामक रोग, मोतियाबिंद जो हो जाता है लोगों को, इसके मरीज़ों की संख्या बढ़ने लगेगी। तो इस प्रकार आप ब्लू वाले लेयर में देखिए, यहाँ पे ओजोन लेयर लिखा हुआ है और सूर्य की किरणें किस प्रकार जो है उसमें से एक किरण आप देख पा रहे हैं जो कि पृथ्वी तक डायरेक्ट पहुंच जा रही है ये छिद्र से होते हुए। तो इस प्रकार जितना ज़्यादा ये ओजोन के लेयर को नुकसान पहुंचाएगा उतना ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट किरणें जो है डायरेक्ट पृथ्वी तक आ जाएंगी, क्योंकि ओजोन की जो परत होती है वो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को वहीं सोख लेती है और पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है, लेकिन इसमें छिद्र होने से ये सीधे पृथ्वी तक पहुंच जाएगी और इससे अनेक प्रकार के रोग होने की संभावना बनी रहेगी और साथ ही साथ पृथ्वी का टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगला पॉइंट है कि वायुमंडल में ढेर सारी गैसों के अलावा ऐसे ठोस पदार्थ भी होते हैं जो इन गैसों में मिलकर तैरते रहते हैं। ये कणिकाएं कहलाते हैं। इन कणिकाओं यानी कि पार्टिकुलेट्स का व्यास जो है वो 0.02 से 100 माइक्रोमीटर तक रहता है। यह अत्यधिक समय तक वायु में निलंबित रहने से दृश्यता को घटाते हैं यानी कि धुंध पैदा करते हैं। ये इस्पात निर्माण, खनन, ताप विद्युत संयंत्रों से, सीमेंट उद्योग से निकले प्रदूषक हैं। और आगे है ताजमहल और अम्ल वर्षा यानी कि एसिड वाला रेन। आगरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर मथुरा का तेल शोधा कारखाना है, जिसकी स्थापना 1973 में की गई थी। प्रतिदिन 25 से 30 टन सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल को देता है। इसी कारण आगरा के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है। सल्फर डाइऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी तेलशोधा कारखानों से निकलते हैं। वायु में ये जलवाष्प से अभिक्रिया कर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। ये वर्षा के जल अम्लीय
ये वर्षा के जल को अम्लीय बना देते हैं, जिसे हम अम्ल वर्षा या एसिड रेन कहते हैं। ताजमहल संगमरमर या चूना पत्थर का बना है। वर्षा जल में उपस्थित अम्ल संगमरमर या चूना पत्थर से क्रिया करके ताजमहल की दीवारों एवं गुंबज को क्षरण कर रहा है और इसकी जो सफ़ेदी है वो फीकी पड़ती जा रही है। एक बार स्वीडन में अम्लीय वर्षा होने के कारण जो है वहाँ पे 20,000 झीलों की सारी मछलियाँ जो है मर गई थी। यहाँ पे अम्लीय वर्षा चक्र यानी कि एसिड रेन का जो साइकिल है वो दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये दलदल क्षेत्र है या फिर आप कह लें झीलों से भी और मानव एवं जीवों के अपशिष्ट पदार्थों से भी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो बनता है और फैक्ट्रियों से निकले हुए धुओं में ख़ास तौर से जो पेट्रोलियम को साफ़ करने का जो कारखाना होता है वहाँ पे और दूसरे सभी फैक्ट्रीज़ के जो धुएं हैं उसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये जलवाष्प से वायुमंडल के जलवाष्प से मिलने के बाद जो है ये वर्षा के रूप में गिरता है, जिसमें जो है पानी के साथ साथ बहुत अधिक मात्रा में ये जो एसिड होता है, जो अम्ल होता है वो भी गिरता है ना। तो इस तरह से जो है अम्ल वर्षा पेड़ पौधों की पत्तियों को भी जो है वो क्षति पहुंचाता है। इससे प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो धीमी हो जाती है, क्योंकि पत्तियों में जो है क्षरण हो जाता है। अम्ल वर्षा जो है पेड़ पौधों की पत्तियों को भी क्षति पहुंचाता है। एसिड जो पत्तों पे गिरते हैं तो पत्तियां भी जो है नष्ट हो जाती हैं और उनमें छिद्र आ जाते हैं, उनकी संरचना बिगड़ जाती है और इस प्रकार जो है वो प्रकाश संश्लेषण की दर जो है उनमें धीमी हो जाती है और लोहा जैसी धातुओं का क्षरण हो जाता है। वायुमंडल में इसकी उपस्थिति से धूम कोहरा बनता है, जिससे दृश्यता जो है वो प्रभावित होती है ना। कोहरा जैसा हो जाता है और विज़न जो है कमज़ोर हो जाता है। और आगे है कार्बन डाइऑक्साइड और हरित घर प्रभाव। यहाँ पे हम समझेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, जिसको हम हरित घर प्रभाव भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलनशील है, अतः यह माना गया है कि जीवाश्म ईंधनों से निकलने वाली जो CO2 है, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला वगैरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है का अधिकांश भाग समुद्री जल में घुल जाएगा, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा क्या होगी, कम हो जाएगी। किंतु यदि मानवकृत कारण से समुद्र के जल की घोलक क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़े तो अगले 200 वर्षों में CO2 की मात्रा जो है वो 8 गुनी हो जाएगी। CO2 प्राकृतिक और मानवकृत स्रोतों द्वारा वायुमंडल में पहुंच रहा है। प्राकृतिक रूप से कार्बनिक पदार्थों के विघटन, मीथेन के ऑक्सीकरण से और मानवकृत कारणों में ऊर्जा की प्राप्ति हेतु जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग प्रमुख है। एक घरेलू कार जो है वो साल भर में अपने भार से 4 गुनी अधिक कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती है और वहीं अटलांटिक सागर को लांघने वाले हर हवाई जहाज से प्रति यात्री, एक यात्री के ऊपर समझ लिए कि 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। वायुमंडल में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसे हरित घर प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो इससे जो है वायुमंडल पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इसी प्रभाव को जो है हम हरित घर प्रभाव कहते हैं। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था। कार्बन डाइऑक्साइड तो कंपलसरी चाहिए था, क्योंकि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है, नहीं तो पौधों में जो है पौधे अपना भोजन बना नहीं सकते और जब पौधे नहीं होंगे तो पूरे पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। तो इसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव तो नहीं था कार्बन डाइऑक्साइड के बिना, परंतु वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा जीवन के लिए खतरा बन गया है। कुछ हरे पौधे गर्म वातावरण में ही पनपते हैं, उनके लिए शीशे की दीवारों से निर्मित घर बनाया जाता है। ये जो है पूरा शीशे, चारों तरफ से शीशा जो है इसमें पैक है, देखें, घर बनाया जाता है जिसे हरित घर या पौधा घर या ग्रीन हाउस कहते हैं। शीशे की दीवारों द्वारा इनमें सूर्य से प्रकाश विकिरण प्रवेश करती है, ठीक है।
प्रवेश करती है तथा पौधा घर को गर्म कर देती है। पौध घर की सतह गर्म होने के बाद मुख्यतः लंबी तरंगदैर्ध्य अवरक्त किरणें यानी कि इंफ्रारेड रे जो है वो निकलती हैं, जिन्हें शीशे की दीवारें परावर्तित कर देती हैं और पौधा घर गर्म बना रहता है। यह गर्म वातावरण हरे पौधों को पनपने के लिए अनुकूल होता है, जिसमें वे बढ़ते हैं। वायुमंडल में भी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण पौधा घर की तरह का ही प्रभाव उत्पन्न होता है और इसी कारण इसे पौध घर प्रभाव कहते हैं। पृथ्वी का जो वातावरण है यहाँ पे चित्र के माध्यम से दिखाया गया है और अब हम इस चित्र के माध्यम से भी ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि पौध घर या हरित घर के प्रभाव को समझते हैं कि सूर्य से पृथ्वी की ओर जितनी भी किरणें आती हैं उनमें से कुछ किरणें जो हैं वो वायुमंडल से बाहर निकलकर वापस अंतरिक्ष में लौट जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं और कुछ किरणें जो है वो ग्रीन हाउस गैसों के कारण वायुमंडल में ही रह जाती हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो उनमें से कुछ किरणों को क्या करती है, अवशोषित करने लगती है, जिससे वायुमंडल जो है गर्म रहता है, पृथ्वी पे गर्मी रहती है। लेकिन जब कभी प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी तो इस तरह के किरणों का अवशोषण भी अधिक होगा, जिससे जो है पृथ्वी अत्यधिक गर्म हो जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है पहाड़ों के बर्फ़ जो है वो पिघलने लगेंगे और महासागरों का जो जल स्तर है वो बढ़ने लगेगा। तटीय जो क्षेत्र होते हैं, जो इलाके होते हैं, वो भी जल समाधि में आ जाएगा, यानी कि जल स्तर में बढ़ने के कारण और ये सारे जो है महासागरों में समा जाएंगे और जलवायु में भी अवांछित परिवर्तन होने की संभावना बनी रहेगी। पौध घर प्रभाव के कारण पर्यावरण पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ने की संभावना हो जाती है। पहला, जलवायु में अवांछनीय परिवर्तन से सभी जीव प्रभावित होंगे। पृथ्वी का ताप बढ़ जाने से बर्फ के पहाड़ पिघलने लगेंगे, अतः समुद्र जल की सतह बढ़ जाएगी और तट वाले क्षेत्र जो है वो जल में डूब जाएंगे। अत्यधिक गर्मी फसलों को हानि पहुंचाएगी, जिससे कृषि उत्पादन में भारी क्षति होगी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2030 तक पृथ्वी के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। और आगे है वायु प्रदूषण रोकने के उपाय, जिसका आप डिटेल्स में अध्ययन कर लें। संक्षेप में हम अब ये कह सकते हैं कि हमें जो है पेट्रोल डीजल की गाड़ियों के बजाय हमें सीएनजी से चलने वाले गाड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे जो है धुआं नहीं जनरेट होता है, प्रदूषण काफ़ी कम होता है या ना के बराबर होता है। घरों में भी जो हम ईंधन के तौर पे लकड़ी या कोयले का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, गैस का उपयोग करें, जिससे जो है प्रदूषण कम होता है। और पटाखे जो जलाते हैं हम लोग किसी अवसर पे, किसी त्यौहार में या शादी ब्याह के टाइम पे, तो उस टाइम में जो है हम लोगों को पटाखों का इस्तेमाल बिल्कुल ही कम करना चाहिए, क्योंकि इनसे बहुत ही हानिकारक गैस जो है जनरेट होता है। अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधे हमें जो है लगाना चाहिए। ऐसा करके हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। और प्रतिवर्ष जो है जुलाई माह में वन महोत्सव भी मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत वृक्षारोपण किया जाता है। और आगे है जल प्रदूषण। जो शुद्ध जल होता है, स्वच्छ जल सभी प्रकार के दोषों से मुक्त होते हैं, किंतु जब स्वच्छ जल के स्रोतों में ऐसे बाहरी पदार्थ मिल जाते हैं जो इसके गुणों में परिवर्तन लाकर इसे इस्तेमाल करने वालों के लिए हानिकारक बना देते हैं, तो वह जल प्रदूषण कहलाता है। जैसे निरंतर बहने वाली नदियों में शहरी कूड़ा करकट, गंदे पानी को छोड़ना प्रदूषण का मुख्य कारण है। और आगे है जल कैसे प्रदूषित होता है। जल प्रदूषण के कारण से पहले हम जान लेते हैं कि पृथ्वी की सतह के 70% भाग में जो है वो जल फैला हुआ है। यह सारा जल तरल रूप में नहीं है, कुछ भाग बर्फ के रूप में, कुछ वाष्प के रूप में वायुमंडल में है। मिट्टी में भी जल है। जल का अधिकांश भाग सागर में है, जो पीने योग्य नहीं है क्योंकि यह खारा होता है। जल की पूरी मात्रा में से ताज़ा या पेयजल का अंश बहुत कम है। यह केवल 2.8% है, जिसमें से 2.2%
पृथ्वी की सतह पर है और शेष 0.6% जो है वह पृथ्वी के भीतर भूमिगत जल के रूप में है, जिसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं और जिसको हम हेड पंप या फिर बोरिंग के थ्रू जो है हम उसे निकाल कर उपयोग करते हैं। इतना ही नहीं, पृथ्वी की सतह पर जितना जल है उनमें से 2.15% जो है वो ग्लेशियर और हिमटोपी में है, यानी कि पहाड़ों पे बर्फ के रूप में जमे हुए हैं, और केवल 0.01% झील और नदियों में है। पृथ्वी के नीचे 0.6% जल है, उसमें से केवल 0.25% ही निकालकर उपयोग में लाया जा सकता है। अब सोचें कि जल की उन्नत राशि होते हुए भी मनुष्य के उपयोग के लिए जो जल उपलब्ध है उसकी मात्रा काफ़ी सीमित है, बहुत कम है, और अगर ये भी दूषित हो जाए तो फिर हमारे सारे कार्य क्या होंगे, रुक जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक चार्ट के माध्यम से बताया गया है कि अगर ये पूरा जल है तो उसमें से 97.25% जो है ये केवल और केवल महासागरों में है, और उसमें से 2.05% जो पानी है वो बर्फ़ के रूप में जो है पहाड़ों पर जमा हुआ है, और केवल 0.68% जो है जल है वो ग्राउंड वाटर के तौर पे ज़मीन के नीचे है, जो भूमिगत जल कहलाता है। आगे है कि जल में आवश्यकता से अधिक खनिज पदार्थ, लवण, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, कल कारखानों से निकले हुए कचरे, मल मूत्र, कूड़ा करकट इत्यादि के मिल जाने से जल के लाभदायक गुण जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं और वह पीने योग्य नहीं रह जाता है। ऐसा जल प्रदूषित जल यानी कि पॉल्यूटेड वाटर कहलाता है, और ऐसे जल में जलीय जीव भी नष्ट होने लगते हैं। तो जल का प्रदूषण मुख्य कारण मनुष्य, और ऐसे जल में जलीय जीव भी नष्ट होने लगते हैं। और आगे है जैविक प्रदूषण। यद्यपि नदी जल के प्रदूषण में उद्योगों की सबसे अधिक भागीदारी है, किंतु नदियों में मल मूत्र बहाने तथा पशुओं को स्नान कराने आदि से भी जल प्रदूषण बढ़ा है। गंगा को पवित्र मानकर इसमें लाशें बहाना या फिर अस्थि विसर्जन करने, नदी किनारे शौच जाने आदि से भी प्रदूषण बढ़ा है। अकेले गंगा नदी में अनेक शहरों का मल जल बहाया जाता है। मल के जो जीवाणु होते हैं वो आसानी से पहचाने जा सकते हैं, अतः ये प्रदूषण के उत्तम सूचक हैं। ये जीवाणु हैं एस्चेरिचिया कोलाई, कोलीफॉर्म तथा मल स्ट्रेप्टोकोकाई। जल में इनकी उपस्थिति से पेट की बीमारी जैसे हैजा, पेचिस आदि होती है। और आगे है कि क्या होता है रासायनिक प्रदूषण, तो इसको भी पढ़ लेते हैं कि जल एक अच्छा घोलक है। कई प्रकार के धात्विक पदार्थों जैसे शीशा, मरकरी, कैडमियम आदि नदियों, झीलों एवं तटीय सागर के जल को प्रदूषित करते हैं। जल में उपस्थित शीशा तथा मरकरी एंजाइम से अभिक्रिया कर एंजाइम की कार्य क्षमता को कम करते हैं, जिससे कई बीमारियां होती हैं। शीशा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, और कैडमियम से इटाई तथा मरकरी से मिनीमाटा रोग होता है। जल का प्रदूषण कृषि क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से भी होता है। वर्षा जल इन रसायनों को अपने में घुलाकर समीप में स्थित झीलों, तालाबों तथा नदियों में पहुंच जाता है और जल प्रदूषण हो जाता है। रासायनिक उर्वरकों में मुख्य रूप से यूरिया, अमोनियम सल्फेट आदि का प्रयोग होता है। जल में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की मात्रा बढ़ने से जल में शैवाल की वृद्धि होती है। इसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। शैवाल बैक्टीरिया द्वारा सड़ता है। इस सड़न प्रक्रिया में जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग होता है, जिससे जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। जल में ऑक्सीजन की मात्रा घटने से जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। और आगे है जल का शुद्धिकरण कैसे करेंगे। कभी कभी ऐसा भी सुनने को मिलता है कि पानी पीने से लोग बीमार हो गए। ऐसा नहीं कि वह जल गंदा था या गंध वाला था, वह जल देखने में स्वच्छ था तथा उसमें कोई गंध भी नहीं थी, परंतु फिर भी लोग बीमार हो गए। निष्कर्ष यह निकाला जाता है कि जो जल स्वच्छ था, गंधहीन था, उसमें मतलब सूक्ष्मजीव हो सकते हैं, अतः यह स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद नहीं है। इस तरह के जल को उबाल कर स्वच्छ कर सकते हैं, उसे फिल्टर भी करके पी सकते हैं। उबालने से जल में उपस्थित जीवाणु मर जाते हैं।
आप ब्लीचिंग पाउडर डालकर जल को पीने लायक बना सकते हैं, परंतु ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण भी एक निश्चित मात्रा में ही मिलानी चाहिए। जल प्रदूषण के दुष्प्रभावों की अगर बात करें तो इससे अनेक प्रकार की बीमारियों का प्रकोप हो सकता है, जैसे हैजा, टाइफाइड, पीलिया, अतिसार इत्यादि। प्रदूषित जल पीने से पशुओं में भी बीमारी फैलती है। और अंत में जल प्रदूषण रोकने के यहाँ पे कुछ उपाय दिए गए हैं, जिसका आप स्वयं अध्ययन कर लें। और इस प्रकार हमने इस अध्याय में दिए गए सभी खास तथ्यों को जान लिया है, और अब हम इस अध्याय में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर भी जान लेते हैं। पहला प्रश्न है प्रदूषण क्या है, तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि हमारे वातावरण में उपस्थित वायु, जल, मिट्टी आदि में हानिकारक विषैले पदार्थों का मिलना या घुलना प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण से प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो जाता है, जिससे मानव के साथ साथ सभी जीवों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरा प्रश्न है क्या स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने लायक है, इस पर टिप्पणी कीजिए। इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने के लायक नहीं होता, क्योंकि उसमें सूक्ष्मजीव हो सकते हैं जो हमारी नंगी आंखों से दिखाई नहीं पड़ते। ऐसे जल पीकर हम बीमार भी पड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है क्या आपके आसपास स्वच्छ जल की आपूर्ति हो रहा है, इस पर प्रकाश डालिए। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे हाँ, हमारे आसपास सरकार की नल जल योजना के द्वारा सभी के घरों में स्वच्छ पीने लायक जल की आपूर्ति हो पा रही है। और अगला प्रश्न है शुद्ध वायु और प्रदूषित वायु में क्या अंतर है, तो इसका उत्तर लिखेंगे शुद्ध वायु और प्रदूषित वायु में निम्नलिखित अंतर है। पहला, शुद्ध वायु में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जबकि प्रदूषित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे शुद्ध वायु सांस लेने के लायक होता है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं, जबकि प्रदूषित वायु में सांस लेने से हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे शुद्ध वायु सजीवों के लिए अनुकूल है, जबकि प्रदूषित वायु सजीवों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा कैसे होती है, टिप्पणी कीजिए, इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे फैक्ट्रियों तथा कारखानों से निकलने वाला हानिकारक सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड गैस वायु में उपस्थित जलवाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, जो वर्षा के जल को अम्लीय बना देता है। फिर यही जल वर्षा के रूप में नीचे गिरता है, जिसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। इसके प्रभाव से ताजमहल की चमक फीकी पड़ रही है। यह पेड़ पौधों की पत्तियों को भी क्षति पहुंचाता है, जिससे इनमें प्रकाश संश्लेषण की दर धीमी हो जाती है। इसके प्रभाव से लोहा जैसी धातुओं का भी क्षरण हो जाता है। और अगला प्रश्न है जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो सही है उस पर टिक लगा देना है केवल आपको। निम्नलिखित में से कौन सी पौधा घर गैस नहीं है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या मीथेन या फिर नाइट्रोजन। तो इसका उत्तर होगा नाइट्रोजन। आगे है ताजमहल की सुंदरता को ग्रहण लग रहा है, इस पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे आगरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर मथुरा का तेल शोधक कारखाना है, जिसकी स्थापना 1973 में की गई थी। प्रतिदिन 25 से 30 टन सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है। सल्फर डाइऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी तेल शोधक कारखानों से निकलते हैं। वायु में ये जलवाष्प से अभिक्रिया कर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। ये वर्षा के जल को अम्लीय बना देता है। ताजमहल संगमरमर या चूना पत्थर का बना है। वर्षा जल में उपस्थित अम्ल संगमरमर या चूना पत्थर से क्रिया करके ताजमहल की दीवारों एवं गुंबज का क्षरण कर रहे हैं। और आगे है जल की उपयोगिता बताइए, इसका शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? इसका उत्तर लिखेंगे हमेशा से कहा जाता है कि जल ही जीवन है। यह हमारे दैनिक कार्य जैसे खाना बनाने, नहाने, कपड़ा धोने, पीने, साफ सफाई इत्यादि में उपयोग किया जाता है। इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा जल प्रदूषण को कम करें, उतना ही हमारा जल शुद्ध रहेगा। और पीने के लिए उबाला हुआ जल सबसे शुद्ध माना जाता है। इसके अलावा भी आप चाहें तो लिख सकते हैं कि उसे फिल्टर करके भी पी सकते हैं।
उबालने से जल में उपस्थित जीवाणु मर जाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर डालकर जल को पीने लायक बनाया जा सकता है, तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि हम प्रदूषित जल पिएं तो क्या होगा? इसका उत्तर लिखेंगे, जल प्रदूषण से अनेक बीमारियों का प्रकोप हो सकता है, जैसे हैजा यानी कि कॉलरा, टाइफाइड, पीलिया यानी कि जॉन्डिस, अतिसार यानी कि डायरिया इत्यादि। प्रदूषित जल पीने से पशुओं में भी बीमारी फैलती है। और अगला प्रश्न है, सही कथन पर टी यानी कि ट्रू और गलत पर एफ यानी कि फॉल्स लगाइए। संसार की 25% जनसंख्या को निरापद पेयजल नहीं मिलता है ना, यानी कि शुद्ध जो है पेयजल वो नहीं मिलता, तो इसका उत्तर होगा ट्रू। अगला प्रश्न है, गर्म जल भी एक प्रदूषक होता है, तो ये गलत होगा, फॉल्स लिखेंगे। अगला प्रश्न है, जुलाई माह में प्रतिवर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा ट्रू। उसके बाद है, अम्लीय वर्षा खेतों की मिट्टी को प्रभावित करता है, तो ये भी ट्रू होगा। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण रोकने के उपाय बताइए, तो इसका उत्तर लिख सकते हैं, वायु प्रदूषण रोकने के निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला, वाहनों में सीएनजी का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, घरों में धुआं रहित चूल्हा या एलपीजी प्रयोग करना चाहिए। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा आदि का उपयोग करना चाहिए। चौथा पॉइंट लिखेंगे, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। अगला प्रश्न है, रेखा चित्र द्वारा पौध घर प्रभाव को दर्शाइए, तो इसका उत्तर आप पेज नंबर 273 में जाएं और ये दोनों पहले चित्र आप बना लें, ठीक है। और साथ ही साथ आप यहाँ से भी लिख देंगे, सूर्य की किरणें जब वायुमंडल में प्रवेश करती है तो ओजोन की परत द्वारा उसकी पराबैंगनी किरणें रुक जाती हैं। इस तरह से ये उत्तर आप यहाँ से लिखते हुए अगले पेज में जाकर यहाँ तक आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कणिकाओं द्वारा होने वाले प्रदूषण की चर्चा कीजिए, तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, वायुमंडल में ढेर सारी गैसों के अलावा ऐसे ठोस पदार्थ भी होते हैं जो इन गैसों में मिलकर तैरते रहते हैं, ये कणिकाएं कहलाते हैं। इन कणिकाओं का व्यास 0.02 से 100 माइक्रोमीटर तक रहता है। ये अत्यधिक समय तक वायु में निलंबित रहने से दृश्यता को घटाते हैं, धुंध पैदा करते हैं। यह इस्पात निर्माण, खनन, ताप विद्युत संयंत्रों से, सीमेंट उद्योग से निकले प्रदूषक हैं। यह सांस द्वारा हमारे शरीर में जाकर हमें अस्वस्थ करते हैं तथा अन्य सजीवों के लिए भी यह हानिकारक साबित होते हैं। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस कांड क्या है? इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, 2 और 3 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि में मध्य प्रदेश के भोपाल में कीटनाशक दवा बनाने वाली यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट नामक द्रव ताप बढ़ जाने से गैस बन गया। इसका रिसाव शुरू हुआ। यह गैस सांस के साथ फेफड़ों में गई, फेफड़ों में पानी भर गया, सांस फूली और दम घुट गई। हजारों लोग मारे गए तथा हजारों अपंग होकर आज भी कष्टदायक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है, इस पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, पृथ्वी को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है क्योंकि हमें जीवित रहने के लिए वायु एवं जल का होना आवश्यक है। पृथ्वी पर वायुमंडल में अधिक मात्रा में हवा है, पानी है और इसी कारण यहाँ वृक्ष हैं, पशु हैं तथा मनुष्य हैं। अगर यह सब नहीं होंगे तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अतः हम सभी को पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए तथा इसे प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। और अंतिम प्रश्न है इस अध्याय में, उपयुक्त मिलान कीजिए। यहाँ पे 2 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए कॉलम बी, और आपको इसका मिलान करना है। सबसे पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड जो ए नंबर में है, इसका मिलान हम बी से करेंगे। रक्त की ऑक्सीजन वाहन क्षमता घटती है इससे। और दूसरा है बी में क्लोरीन, क्लोरीन का मिलान हम ए से करेंगे, फेफड़े को खराब करता है। ये जो है फेफड़ा का खराब होना, इसका मिलान इससे हो जाएगा बी का ए के साथ। फिर सी है सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसका हो जाएगा मिलान डी के साथ। अम्ल, वाष्प और खांसी होता है।
और डी नंबर में है धूल कणिकाएं, जिसका आपको सी से मिलान करना है। आंखों में जलन और खुजली उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे यह अध्याय होता है कंप्लीट। आई होप कि यह आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे के कुछ और वीडियोस दूसरे विषयों के लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपना पढ़ाई जारी रखें और स्वस्थ रहें।